तो यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि टीम इंडिया की हार क्यों हुई। क्या टीम इंडिया की हार इसलिए हुई क्योंकि जो ओपनिंग पावर प्ले में पूरे तरीके से नाकाम दिखाई दिया? क्या ये हार इसलिए हुई क्योंकि रोहित शर्मा एक बैट्समैन के तौर पर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जैसा कि उनके लेवल के प्लेयर से एक्सपेक्ट किया जाता है? क्या टीम सिलेक्शन में गलत डिसीजंस लिए गए? भारतीय गेंदबाजी में आज अगर प्लेइंग 11 के लिहाज से बात की जाए तो क्या वहां पर चूक हो गई टीम इंडिया से? और आप ये देख रहे हैं कि बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है, फैंस ये पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक पृथ्वी शॉ, नीतीश राणा, रवि बिश्नोई और उमेश यादव जैसे खिलाड़ियों को ऐसे ही मायूस होना पड़ेगा और सोशल मीडिया पर ये लिखना पड़ेगा कि ऊपर वाला सब देख रहा है। और यहां पर सवाल यह भी उठता है, ऊपर वाला तो जो देख रहा है वो देख रहा है, लेकिन यहां पर जो ऊपर वाले हैं यानी यहां पर जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यहां पर जो सेलेक्टर्स हैं, यहां पर जो टीम मैनेजमेंट है, क्या वो देख पा रहा है जो मैदान पर हुआ है? जो मैदान पर बड़ी चूक आज टीम इंडिया से हुई है, जिसमें फैंस को अगर आपने सुना जी न्यूज के माध्यम से, उन्हें इस बात की शिकायत नहीं है कि टीम इंडिया हार गई है, हाँ वो टीस है, लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत उन्हें उस अंदाज से है जिसमें टीम इंडिया को यह शिकस्त मिली है। सबसे बड़ी डिफीट टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप में अगर हार के मार्जिन से मानी जाए या इंग्लैंड की जीत के मार्जिन से मानी जाए। और उसी के बाद बार बार आप ये देख रहे हैं कि एक सवाल उठ रहा है कि टीम इंडिया को फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। जो टीम में कई खिलाड़ी हैं, क्या उनके भविष्य को लेकर डिसीजन लेने का वक्त आ गया है? रोहित शर्मा को क्या कप्तान के तौर पर कंटिन्यू करना चाहिए? टीम इंडिया की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए? और साथ ही बड़े बड़े स्टार्स अगर T20 फॉर्मेट की बात की जाए इस टीम में है, टीम की रैंकिंग की बात की जाए तो टीम टॉप पर है, लेकिन यहां पर मैदान पर जो नतीजा है वो नॉकआउट मुकाबले में जिस तरह से भारतीय टीम आउट हुई। एक और सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये है, क्या ICC टूर्नामेंट्स में जो टीम पर एक ग्रहण लगा हुआ है इसके पीछे वजह क्या है? इस ट्रेंड को भी समझने की जरूरत है। और आज हम कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी और साथ ही उनकी कप्तानी की भी एनालिसिस करेंगे। कप्तान ने क्या वजह गिनाई आज इंग्लैंड से हारने के पीछे, जल्दी से आपको वो बता देते हैं। तो रोहित शर्मा ने कहा कि हमने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, सीधे तौर पर अगर आप एक भी विकेट ना निकाल पाए आपका बॉलिंग अटैक, तो सवाल उठते हैं गेंदबाज अच्छी शुरुआत हमें दिला नहीं पाए, ये रोहित शर्मा की तरफ से कहा गया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि आज की हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो पूरे तरीके से डिसअपॉइंटिंग रही है। बात कोच राहुल द्रविड़ की भी कर लेते हैं। राहुल द्रविड़ ने भी कहा कि खेल के हर डिपार्टमेंट में टीम इंडिया पूरे तरीके से नाकाम रही, इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी के आगे टीम टिकती दिखाई नहीं दी। राहुल द्रविड़ ने क्या कहा वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निराशाजनक है ये हार, हमने कोशिश की थी लेकिन हमें जीत नहीं मिल पाई। आज हम अच्छा नहीं खेले, हमें चीज़ों पर चिंतन करने और साथ ही यहां से सुधार की जरूरत है, ये राहुल द्रविड़ ने कहा है। सुनिए। तो इस वक्त हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद कैफ हमारे साथ हैं। कैफू, हमने बहुत लंबा डिस्कशन पहले भी किया था जब टीम को शिकस्त मिली और इंग्लैंड ने एकदम वन साइडेड कॉन्टेस्ट में टीम इंडिया को एक तरीके से ये कहा जाए कि डेसिमेट कर दिया। मतलब बहुत ही शॉकिंग रहा जो हमने बल्लेबाजी और टीम इंडिया की गेंदबाजी देखी, इंग्लैंड की बल्लेबाजी और टीम इंडिया की गेंदबाजी। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपसे कहूँ, अब थोड़े से इमोशंस भी सेटल हो गए हैं और इस मैच के एनालिसिस, इस मैच पर आप क्या कहेंगे टीम इंडिया से? नहीं, मैं यही बोलूँगा कि मुझे तो विश्वास अभी भी नहीं हो रहा कि हम इतनी बुरी तरह हार गए। 10 विकेट से हारना बहुत शर्मनाक हार है और इसके बारे में चर्चा होगी। अभी तो शुरुआत, अभी कल जब आप सो के उठेंगे सुबह तो मॉर्निंग में राहुल द्रविड़ ने बोला कि अभी थोड़ा हम जल्दबाजी इस बारे में डिबेट करना है, किसको हटाना है, क्या करना है, प्लानिंग कैसे आगे बढ़ानी है। बहुत जल्दबाजी, सही फैसला भी है, अभी थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। पर और जो आपने प्लेयर के नाम लिए, प्लेयर कोई ख़राब नहीं, पर ये प्लेयर जो खेल रहे हैं वो बहुत शानदार प्लेयर हैं। आपके राहुल के क्या आंकड़े खराब हैं, रोहित शर्मा के आंकड़े खराब हैं, ये सब वाइट बॉल के धुरंधर बल्लेबाज हैं। जो आपके हार्दिक पांड्या हो गए, दिनेश कार्तिक हो गए, ये सब बढ़िया प्लेयर हैं। तो सिलेक्शन में कोई कमी नहीं, जहां कमी लगी, एक कमी थी वो जो रोहित शर्मा बार बार बोल रहे हैं कि हम गेंदबाजी अच्छी नहीं कर पाए। गेंदबाजी से उम्मीद थी कि वो थोड़ा सा लड़ाई करते दिखेंगे, गेम थोड़ा क्लोज जाएगा, फाइट करेगी इंडिया, लड़ाई करेगी, फिर हारेगी, चिंता नहीं होती। पर सरेंडर कर दिया, 16 ओवर में आप मैच हार गए, तो ये बहुत बड़ी एक पराजय है। और एक आध दो सिलेक्शन का इशू था जहां मैंने बोला यूजी चहल को टीम में नहीं खिलाया, बार बार चर्चा होगी, सब लोग यही बात कर रहे हैं मीडिया में कि क्यों
चाहल को ले गया, पूरा वर्ल्ड कप बाहर बैठे रहे और खिलाए नहीं 11 में, ये एक विषय होगा चर्चा का। पर ओवरऑल अभी जल्दबाजी है कि भाई इसको हटाओ इसको लाओ, प्लेयर बदलने में आप जीत नहीं होगी। यही प्लेयर से इन दैट मोमेंट बड़े मैच में कैसे अपने आप को संभालते हैं और दबाव में कैसे परफॉर्म करते हैं। दबाव बहुत था आज इंडियन टीम पे, जो हमने शोएब अख्तर सुबह हमने प्री शो में बात करी कि दबाव तो है, पाकिस्तान पहुंच गई फाइनल में, दबाव इंडिया पे बढ़ गया है, ज़्यादा आ गया है, इसीलिए इस मैच में अच्छा खेलना होगा। तो प्लेयर बदलने से फ़र्क नहीं होता, आपके पास जो रिसोर्सेज है उनसे काम निकालने की आवश्यकता है। यहाँ पर शोएब अख्तर भी इस वक्त हमारे साथ है। शोएब भाई, क्या था आज के मैच में? अब आपने भी और क्लोजली एनालाइज किया होगा इंडिया की परफॉर्मेंस को। ये प्रेशर था जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है, अब हमें फाइनल में जगह बनानी है, इंग्लैंड का सामना करना है, ये प्रेशर था, या फिर ये एक ऑफ डे था, या फिर जो प्लेइंग 11 थी दरअसल उसे आज उस प्लेइंग 11 के साथ इंडिया को जाना नहीं चाहिए था, या फिर जीत की जो भूख हमने बांग्लादेश के खिलाफ देखी थी टीम इंडिया में या पाकिस्तान के खिलाफ देखी थी, आज वो नहीं थी? क्या था? जो आपने कहा ये सारा कुछ था। ऑफ डे भी था, पाकिस्तान का प्रेशर भी था, आपकी बॉलिंग इक्विप भी नहीं थी, और आई थिंक इंडिया वाज नॉट रेडी। आई बी ऑनेस्ट विद यू कि मुझे नहीं लगा किसी भी दौरान इंडिया वाज इन द गेम और कहीं कमांड करी थी सिवाय हार्दिक पांड्या की बारी के वक्त। अदरवाइज बिट ऑफ एवरीथिंग थी, और इट्स जस्ट अ बैड डे, मैं ये कह सकता हूँ, विद बैड सिलेक्शन जैसे कैफ कह रहे हैं। I think it's a bad day of Indian cricket, basically, nothing else. और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जो लगता है थोड़ा एग्रेशन की कमी है आपकी बॉलिंग में, वो जब आप ले आएंगे तो आई थिंक विल बिकम अ गुड यूनिट। और तो मुझे कुछ ऐसी चीज लग नहीं रही। आई मीन सारे ही अच्छे बैट्समैन हैं, सारे ही बड़े बैट्समैन हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पे वो परफॉर्म ना कर सकें या टॉप लेवल परफॉर्म ना किया हो। बड़ी जबरदस्त टीम है, बड़ी ही एक अच्छा यूनिट है। जितनी भी इस पे बहस की जाए उतना ही कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स कुछ और कहते हैं, लड़के कुछ और कह रहे हैं। लेकिन आपका मीडिया, हमारा ब्रॉडकास्टर, सारे मिलके देखिए, एक बात तो ये आप ये डिस्कस कर रहे हैं ना कि इंडिया इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सो इंडिया इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल आइदर टू यू और टू अस। और यहाँ पर अपने दर्शकों को समझाने की भी कोशिश करते हैं कि ये जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ये जो मुकाबला हुआ, सेमीफाइनल मुकाबला, नॉकआउट था, किस तरह से अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर देखिए कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं भुवनेश्वर कुमार की जो परफॉर्मेंस थी, जिन पर एक बड़ा दारोमदार था, उसे लेकर सवाल उठे। बेहतरीन प्लानिंग इंग्लैंड ने की रणनीति के लिहाज से, लेकिन इंडियन टीम का या तो प्लानिंग में कहीं कमी थी या फिर एग्जीक्यूशन में, कहना चाहिए कि प्लानिंग तो की होगी लेकिन उसे उतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी ने अपना रोल निभाया, बॉलर्स ने अपना रोल निभाया। भारत के लिए शुरुआत ही अच्छी नहीं रही, ओपनिंग पैर पावर प्ले में वो कमाल नहीं कर पाया। जबकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इंडिया के लिए 170 प्लस तक पहुंचना भी, एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा था इंडिया वहां भी नहीं पहुंच पाएगा। वो तो थैंक्स टू हार्दिक पांड्या की जो बल्लेबाजी रही, विस्फोटक बल्लेबाजी उन्होंने की, उसकी वजह से टीम इंडिया 168 रन बनाने में कामयाब हुई। अब इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात करें और भारत की गेंदबाजी की बात करें तो जहां इंडियन ओपनर स्ट्रगल कर रहे थे पावर प्ले में स्कोर करने में, जो इंग्लैंड के ओपनर्स थे बटलर और हेल्स, दोनों की पार्टनरशिप जो थी वो अनब्रोकन रही। दोनों ही ओपनर्स सुपरहिट साबित हुए। जिन शुरुआती झटकों की बात क्रिकेट में की जाती है, इंडियन बॉलर्स वो शुरुआती झटके दे नहीं पाए। पावर प्ले में अगर बात की जाए तो दोनों ही ओपनर्स ने बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, दोनों ने ही हाफ सेंचुरी लगाई और इंडियन स्पिनर्स पर काफी दारोमदार था, आर अश्विन पर, अक्षर पटेल पर, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो जो इंग्लैंड के ओपनिंग पैर था वो लगातार चौकों छक्कों की बरसात करता रहा, फोर्स लगते रहे, सिक्सेस लगते रहे, और जो इंडियन बॉलर्स थे वो लगातार स्ट्रगल करते रहे अपनी लाइन और लेंथ को लेकर। तो जल्दी से एक कमेंट, इंडिया की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस रही कैफू, उस पर मैं आपका चाह रही थी कि हमने ये कंपैरिजन एक्चुअली अपने आप में स्टोरी को सम अप कर देता है कि जिस विकेट पर इंग्लैंड के बॉलर्स इंडियन बैट्समैन पर प्रेशर बना रहे थे, ये देखते हुए कि इंडिया का बैटिंग लाइनअप जो है वो काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है, इंडिया के बल्लेबाजों की दुनिया भर में रेपुटेशन है, और यहाँ पे ठीक उल्टा होते हुए देखा हमने जब इंडियन बॉलर्स आए। नहीं, बहुत सही कंपैरिजन था सामने जो आया, सारी तस्वीर सामने आ गई और क्लियर हो गई कि क्यों
इंग्लैंड ये मैच जीता। पहली बात तो देखिए, एडिलेड पे इंग्लैंड का पहला मैच था। इंडिया यहाँ पहले मैच खेल चुकी है, कंडीशन उनको पता थी, इंग्लैंड को नहीं पता थी। इंग्लैंड जिस पूल से आ रही, यहाँ उनका कोई मैच नहीं था। पहला मैच इंग्लैंड एडिलेड में खेला, टॉस जीत के फील्डिंग करी, 2 उनके मेन प्लेयर मिसिंग थे, मलान और मार्कवुड। उसके बावजूद उन्होंने दिखाया कि कितनी ताकतवर टीम है, प्लान के तहत आए। जो रणनीति थी बिल्कुल साफ थी कि अटैक अटैक अटैक, विकेटें मारना शुरू में। उन्होंने बॉलिंग चेंजेस शानदार किए, आदिल रशीद को पहले लेके आए। ये सब जो तरीके हैं, जो T20 खेलने का तरीका है, वो बहुत सही इस्तेमाल किया। लेम को लेके आए शुरू में गेंदबाजी कराने, तो उनका जो प्लान था बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर था कि हमें ऐसे खेलना है। और जो अटैकिंग अप्रोच की बात करी, ये आप कर सकते हैं जब आपके पास प्लेयर शुरू से लास्ट तक बल्लेबाजी करना जानते हैं। ऑलराउंडर काफ़ी इनके पास, तो बैलेंस स्क्वाड था। मेरे ख्याल से निराश होंगे भारतीय फैन, भारतीय प्लेयर्स। ओवरऑल मुझे लगता था कि एडिलेड में, क्योंकि पहले यहाँ खेल चुकी थी भारतीय टीम, बांग्लादेश को हराया था। वो तो कहते थे कि मुझे याद है विराट कोहली ने कहा था फील्स लाइक होम। फील्स लाइक होम, तो कंडीशन के मुताबिक फैन की जो बड़ी प्रेजेंस थी, जो भीड़ थी वहाँ पहुंची थी बैक करना, सपोर्ट का। आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या बीच में जब फील्डिंग करे तो काफी फैंस को उत्तेजित करते, भाई चिल्लाओ चिल्लाओ, सपोर्ट करो, हमारे पीछे रहो, आवाह में आपकी हेल्प चाहिए। जब स्टार्ट शुरू का अच्छा मिल गया इंग्लैंड को, तो आज ये नौबत आ गई कि हार्दिक पांड्या ऑन फील्ड जब फील्डिंग करते वक्त फैन से बोल रहे हैं, भाई कमान थोड़ा सा बैक करो, सपोर्ट करो। और फैन तो हमेशा बहुत तादाद में पहुंचते हैं इंडिया का मैच देखने, पर आज ये फैन के जो आवाज़ थी या उनका जो सपोर्ट था, वो भी इंडिया को बचा नहीं पाया। शोएब भाई, आपसे जब आज की जो परफॉर्मेंस रही, इसका क्रेडिट इंग्लैंड को ज्यादा देंगे आप, या जो इंडिया बैकफुट पर दिखाई दिया उसमें, जैसा कि आप भी उस प्रेशर की बात कर रहे हैं, कैफू भी उस प्रेशर की बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया के जहन में ये कहीं ना कहीं प्ले कर रहा था कि भाई फाइनल में पाकिस्तान पहुंच चुका है और हमें पहुंचना है। ये प्रेशर तो था, ये तो प्रेशर तो था, क्योंकि एक टीम जो टूर्नामेंट से बाहर हो थी वो फाइनल में पहुंच गई। दूसरी चीज ये थी कि आप गंदा खेले हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि आप आज अच्छा नहीं खेले हो। आप अच्छा नहीं खेले हो, ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। दूसरी बात, उन्होंने आपको आउट क्लास किया, ये भी सिंपल पॉइंट है। देखिए, अगर कोई टीम 10 विकेटों से जीतती है और वो हैमर करती है आपको, या आपकी बॉलिंग को कोई अच्छा, और दूसरी चीज देखें, चांस फ्री खेले हैं। बटलर कोई चांस दिया ही नहीं उन्होंने कि आपके ये पैडों पे लग जाए या कहीं पे आपको रिव्यू की सिचुएशन पड़ जाए। कोई ऐसा मरहला आया ही नहीं जहां पे आप ये कह सकें कि हमने उनको अंडर प्रेशर किया। तो बेसिकली गिला ये है, शिकवा ये है कि इंडिया ने ऐसा कोई प्रेशर बनाया ही नहीं। कभी भी किसी टाइम पे मैच पे कोई ऐसा लगा नहीं कि इंडिया मैच में आया है। इंडिया मैच में कहीं था ही नहीं। अच्छा, तो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू शोएब भाई, आपको ऐसा ये ऐसा कब होता है? आपने प्रेशर गेम्स भी खेले हैं, आप कई राइवलरीज का हिस्सा भी रहे हैं। ये माइंडसेट में कोई टीम या कोई प्लेयर किस वजह से चला जाता है? ये प्रेशर होता है, ये उसका ऑफ डे है, क्या आपको लगता है? मैं जिस एरा में आदित्य जिस एरा मैं खेला हूँ, हमें तो नहीं लगता था प्रेशर, क्योंकि हम सारे 150 प्लस बॉलिंग करने वाले थे। हमें जब प्रेशर आता तो हम सर पे बॉल मार देते लेकिन सर पे बॉल मारेगा कौन आपकी तरफ से? आप ये भी तो देखिए ना, अगर आपकी तरफ से अगर हमने जितनी बदतमीजी ऑन द फील्ड की हुई है, वो इसलिए करते थे कि हमारे पास एम्युनिशन पूरा था, हमारे पास एक्सप्रेस फास्ट बॉलर थे। अगर आप वसीम अकरम से पंगा लेंगे तो वसीम अकरम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो तो गिलक्रिस्ट वगैरह तो आप भागते फिरते थे उनसे। तो क्लास बहुत ज्यादा थी, पेस बहुत ज्यादा थी। सकलैन थे, फिर शाहिद थे, फिर रजाक थे। जो सबसे मुश्किल बॉलर था वो तो रजाक था, जिसको कंसिडर नहीं किया जाता था। लेकिन हमारे पास एम्युनिशन पूरा था। देखना, जब एम्युनिशन पूरा होता है आपके पास तो फिर आप हमला करते हुए ना। लेकिन जब तक आपको डराने वाला फास्ट बॉलर आपके पास नहीं होगा, जब आपको ऐसा क्वालिटी स्पिनर आपके पास नहीं होगा, तो आप किससे डराएंगे? वो तो आप डरे ही नहीं आपसे। लेकिन आप शौरी, आपको अगर बातें मेरी थोड़ी सख्त लगेंगी, बुरी लगे, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि वो डरे ही नहीं, कहीं फंसे ही नहीं। देखिए, अगर वो पाकिस्तान के साथ भी ऐसा सलूक करते हैं तो फिर ठीक है, हम समझ सकते हैं कि बहुत ही आउटक्लास थे। लेकिन अगर पाकिस्तान ने उनको दबा लिया, अगर शादाब ने उनको दबा लिया या शाहीन शाह अफरीदी ने दबा लिया, तो फिर कैसे कंपैरिजन करेंगे आप? फिर आप यही कहने में मजबूर होंगे ना कि यार पाकिस्तान की बॉलिंग में दहशत है। देखिए, दहशत फैलानी होती है आपको, दहशत आपको फैलानी होती है, आपका एक कोरा होता है। क्रिस जॉर्डन देखे ना, पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, वो आगे बॉलिंग करने। अब वो उस बैट्समैन के सामने बॉलिंग की, हालांकि क्रिस जॉर्डन ना होता
तो हार्दिक पांड्या उसको 6 बॉलों में 6 छक्के भी मार सकता था, लेकिन वो क्रिस जॉर्डन था, वो इससे सियाना फास्ट बॉलर था, कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा बहुत फिर 2 छक्के खा के बचा गया। हालांकि हार्दिक पांड्या जिस मूड पे थे वो कम से कम 6 में 6 छक्के मारते इसको, कोई और बॉलर होता। लेकिन देखें, एक तो फिर तो ऑरा तो था ना क्रिस जॉर्डन का। तो देखिए, आपको एक कैरेक्टर्स चाहिए आप ऑन द फील्ड। लेकिन एक विराट कोहली के होने से फर्क नहीं पड़ता, एक हार्दिक पांड्या होने से भी फर्क पड़ता है। एक पूरा यूनिट जब हम तैयार करते हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास पूरा अमला है, आपके पास पूरा विजन है, और इसको यूटिलाइज कीजिए और रूथलेस नंबर 1 टीम बन जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ऑस्ट्रेलिया ने 5-6 साल तो किसी को साथ लगने नहीं दिया। वो कैफ और मैं मारे गए बेचारे उस दौर में। कैफ बेचारा फील्डिंग कर था कि क्या, हमें उन्होंने मार के हमारा बुरता निकाल दिया उन्होंने। तो वैसी एक रूथलेस टीम चाहिए। वो टीम, आपके पास रिसोर्सेज हैं, अकेडमीज हैं, पैसा है, विजन की जरूरत है, स्किल की जरूरत है, विल की जरूरत है, और सही डायरेक्शन की जरूरत है। अगर आप वो कर जाएं तो मुझे कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं लगती कि आप ये अचीव नहीं कर सकते। बट राइट नाउ एज वी स्पीक, यू डोंट हैव द फायर in the bowling. I'm sorry. I may sound like a Donald Trump, but you don't have the fire in your bowling. But the bowling does not mean अर्शदीप अच्छा नहीं है, अच्छा है। देखिए, अच्छा है, अच्छे से बेहतरीन कैसे बनना है, ये देखना अर्शदीप को ये सोचना है। देखिए, अगर भुवी कंडीशन का बॉलर है, लेकिन भुवी ने, मुझे हैरत हुई है कि भुवी एक्चुअली कंडीशन का बॉलर नहीं है। भुवी ने सब कॉन्फिडेंट में जोर लगा के यॉर्कर्स पे रिवर्स स्विंग पे आउट किए हुए। मैं मान सकता हूँ यहाँ रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा, लेकिन भुवी का बाउंसर तेज है। आज बाउंसर क्यों नहीं किया है, चांस क्यों नहीं लिया भुवी ने? अब कहाँ गया अर्शदीप का तेज बाउंसर? उसने तो बाबर आजम को या रिजवान को तो खड़ा करवा दिया था बॉल उसने। तो आज मुझे कहीं इंटेंट जो है ना वो नजर नहीं आई इंडियन बॉलिंग की तरफ से, जिसे मैं कह सकता हूँ यार कि आज थोड़ी सी फायर नजर आई इंडिया से। इंडिया वाज लिटरली वाज रॉजर्ड। ठीक है, तो आपने कहा दहशत नहीं क्रिएट कर पाई टीम इंडिया, और फायर मिसिंग थी टीम इंडिया में से। राहुल द्रविड़, टीम इंडिया के कोच, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। हाँ, ज़रूर। हम शुरुआत, बहुत 20 ओवर के मैच में आपको ज़रूर शुरुआत और अच्छी करनी पड़ती है। अगर आप पहले 6 ओवर हारते हैं दूसरी टीम के साथ दोनों फेजेस में, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हम देखें, इस मैच में शायद 5 फेजेस थे इस गेम में। हमारे बैटिंग में 3 फेजेस और उनके बैटिंग में 2 फेजेस ही लगे उनको, और 4 फेजेस हम लोगों ने हारे इसमें। सिर्फ हमारे लास्ट 5 ओवर में कहूँगा हम लोगों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, और we put the pressure back on them. बट अगर हम 4 फेजेस हारते हैं गेम में, तो फिर आप डेफिनेटली आउटप्लेड है इस फॉर्मेट में। तो टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ को आप यहाँ पर सुन रहे थे, और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टीम इंडिया का थिंक टैंक इस वक्त क्या महसूस कर रहा है, वो हमने आपको सुनवाया। राहुल द्रविड़ को आपने सुना। अब रोहित शर्मा की भी एक बार फिर से बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा जो काफ़ी हार्ट ब्रोकन दिखाई दिए, आप उनके साथ एम्पैथाइज कर सकते हैं। 2007 वर्ल्ड T20 का भी हिस्सा थे, और कुछ खास इस वर्ल्ड कप में वो कर नहीं पाए बल्ले से, तो थोड़ी सी मायूसी वो भी उनके साथ रही। उन्होंने ये कहा कि हम गेंदबाजी अच्छी नहीं कर पाए, हमारे गेंदबाज जो थे वो हमें अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए, गेंदबाज डरे हुए लगे, जिस डर और फायर की कमी की बात यहां पर कर रहे थे। नॉकआउट स्टेज में दबाव को, प्रेशर को संभालना होता है, हर किसी को दबाव संभालना नहीं सिखा सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि IPL प्लेऑफ मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दबाव को संभाला था, प्लेयर्स ने प्रेशर को हैंडल किया है। साथ ही ये भी कहा कि भुवनेश्वर कुमार स्विंग नहीं करा पाए बॉल को, जो कि आप लगातार अभी शोएब भाई से भी बार बार सुन रहे हैं। गेंदबाज इंग्लैंड पर दबाव बनाने में, प्रेशर बनाने में पूरे तरीके से कामयाब, या कहना चाहिए पूरे तरीके से नाकाम रहे। कैफू, यहाँ पर जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेंदबाजी पर तो हमने काफ़ी बात की है, इंडिया के पेस अटैक पर भी की है, स्पिनर्स पर भी की है, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रोहित शर्मा ने उठाया कि आप किसी को प्रेशर हैंडल करना नहीं सिखा सकते। IPL मैचेस में आप प्रेशर हैंडल करते हैं, नॉकआउट मैचेस का जो प्रेशर होता है वो आप किसी को सिखा नहीं सकते कि कैसे हैंडल करना है। और इसी बात का ताज्जुब है कि जब IPL इतना दबाव वाला टूर्नामेंट है, वहाँ ये प्लेयर्स बिल्कुल बढ़ चढ़ के बोलते हैं, और उसी परफॉर्मेंस से इनका सिलेक्शन भी होता है। ऐसी बात नहीं इंडियन टीम में, पर जब आप फाइनल खेलने पहुँचते हैं, जहाँ उम्मीद होती है कि यार दबाव में भारतीय प्लेयर को निखरना आता, संवरना आता, फिर आप फ्लैट परफॉर्मेंस आती है। ये बड़ा मैच था, डू एंड डाई, फ्लैट हो गए। कि लीग में क्या होता है कि आप जब लीग फेस पे होते हैं, आपको पता होता है कि एक मैच अगर हार भी गए तो अभी 2 मैच जीत जाएंगे तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ डू और डाई,
जो कल पाकिस्तान के सामने चुनौती थी, डू और डाई, यहाँ हारे तो खत्म। हाँ 2 मैच शुरू में हार गए, पर अभी 4 मैच बचे, यहाँ जीतेंगे हम पहुंच जाएंगे, वो उनके सामने वो ऑप्शन था। पर यहाँ डू डाई में ऑप्शन नहीं, वहाँ फ्लैट दिख रहे हैं। ये समझना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे प्लेयर हैं जो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में ये बढ़ चढ़ के बोलते हैं। मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह तो इस वर्ल्ड कप में इनका नाम आना ही आईपीएल की बदौलत हुआ है। आईपीएल से ही इनका प्लेटफॉर्म बना, बेस बना, वहां से इनका नाम आया। तो जो रोहित शर्मा बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि ये दबाव वाले फेज से निकल के आए। वहां पर चुनौतियां होती हैं आईपीएल के मैचेस में, पर रोहित शर्मा ये भूल जा रहे हैं कि वहां 14 मैच खेलने को मिलते हैं। अगर 2 मैच खराब हो गए तो आपको कमबैक करने का मौका है। नॉकआउट में डू और डाई, यहाँ आपको सूर्य कुमार यादव ऐसे प्लेयर की आवश्यकता है जो ऑस्ट्रेलिया पहली बार गए पर छक्के छुड़ा दिए, स्ट्राइक रेट 200 की है। ऐसे गेंदबाजी में भी अप्रोच लाना पड़ेगा और सारे प्लेयर्स को, चाहे कोई भी हो, बैटिंग में भी केएल राहुल से बहुत कुछ करना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव को किसी ने ये नहीं बोला भाई आप ना ऑस्ट्रेलिया पहली बार जा रहे हो, संभल के खेलना, नहीं, संभल के खेलने नहीं गए। सूर्य कुमार यादव वो मैच जिताने गए, वो एक्स फैक्टर बनने गए, उनका माइंड बिल्कुल क्लियर है। तो जब एक प्लेयर या 2 प्लेयर कर सकता है वो काम, तो और लोग इंस्पायर क्यों नहीं हो सकते? ये मेरा एक सवाल रहेगा। और सेमीफाइनल में कैसे जीतना कोई सिखा नहीं पाएगा आपको। वो दबाव का लम्हा जब बटलर आपके आगे तरफ बढ़ के आते ना, वो घबराहट वाला पल अपने आप को कैसे आप संभालते हैं, पॉज लेते हैं, फिर कमबैक करते हैं, क्लियर थिंकिंग के साथ आते हैं, वो कोई सिखा नहीं पाएगा। वहां मैं रोहित शर्मा से एग्री करता हूं, पर ये आईपीएल की प्रोडक्ट है, यहाँ दबाव में खेलते हैं। सेमीफाइनल में जीतना इनको पड़ेगा, आदत डालनी होगी। सेमीफाइनल हर साल नहीं आएगा, 2 साल में 1 ही बार आएगा, 3 साल में 1 बार आएगा। तो ये कैसे इस पड़ाव को कैसे पार करते हैं, ये दुविधा बनी हुई है। शोएब भाई, थोड़ी देर पहले आप ऑजीज का जिक्र कर रहे थे कि कैसे हर किसी के लिए हेडेक, एक तरह का सिरदर्द वो बने रहते थे, बड़ा चैलेंज थे। मेरे जहन में 2007 वर्ल्ड T20 आता है। आज धोनी को भी फैंस ने बहुत याद किया है, और 2007 को वर्ल्ड T20, फिर हमने विराट कोहली को अंडर 19 भी जीतते देखा, फिर इसी इंडियन टीम को हमने 2011 में वर्ल्ड कप जीतते देखा, चैंपियंस ट्रॉफी जीतते देखा। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, और ये मैं क्योंकि आपके इमोशंस थोड़े से डिफरेंट होंगे एज अपोज टू इंडियंस, क्योंकि हमारे उसके साथ में जो अलग कनेक्ट है, एज एन एक्सपर्ट ऑल्सो एंड एज अ फॉर्मर पेसर, आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से इस टीम में क्या मतलब प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? हम इतने सालों से आईसीसी टूर्नामेंट्स में लड़खड़ाने क्यों लगे? प्रेशर, सिर्फ प्रेशर, और कोई और वजह नहीं। मुझे तो और कुछ ही समझ नहीं आ रही इस वक्त, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है और वो इतना ज्यादा प्रेशर अब्सॉर्ब कर जाते हैं कि मुझे लगता है कि वो सम टाइम उस प्रेशर को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। मैंने देखा, मैंने इंडिया का मैच बड़े क्लोजली देखा यहाँ पे दुबई में, कि जहाँ पे मुझे लगा कि इंडिया वाज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। I'm sorry, I have to say this, but it is through the media, yes. It is through the BCCI, yes. आवाम से, yes. एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है, इतने बड़े स्टार आपने बना दिए हैं, आप उनसे कुछ इस छोटी चीज एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहते, बट टू जस्ट विन। लेकिन ऐसा केस नहीं है दुनिया में। ये बटलर भी एक बड़ा प्लेयर है, बटलर कोई छोटा प्लेयर नहीं है। बटलर कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि विराट कोहली ग्रेटेस्ट नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन बटलर कोई छोटा प्लेयर नहीं है। हेल्स कोई अच्छा प्लेयर, जैसे आप कह सकते हैं, कोई अच्छा प्लेयर नहीं है, वो बड़ा प्लेयर है, उसने मारा दिखाया उसने। बट मुझे लगा कि इंडिया, जो मैंने दुबई में मैच देखा, कि फंसी हुई है, मतलब पता नहीं किस चीज के खौफ में फंसी हुई है। तो पाकिस्तान ने पूरा मैच 10 विकेटों से हरा दिया उनको, याद है वो मैच, वही चीज रिपीट हुई दोबारा यहाँ पे एडिलेड में 10 विकेटों से। तो समहाउ मुझे लगता है कि जहां पे इंडिया डोमिनेट कर सकता है या डोमिनेट करना चाहिए, वो है बॉलिंग, वो है स्पिन एरिया आपका, वो फास्ट बॉलिंग का एरिया है। बैट्समैन आपके पास अच्छे हैं, लेकिन आपको ढूंढने पड़ेंगे जो टेरराइज कर सकें, जो टेयर अवे फास्ट बॉलर हों, जिन पे आप काम कर सके। जो ऐसे बच्चे हैं, क्यों नहीं कर सकते यार? 1.45 बिलियन की आबादी है, कोई ना कोई तो होगा नहीं यार, तो जो तेज बॉल करने वाला होगा, कोई भी एटीट्यूड वाला होगा, ऐसा होगा। मतलब मुझे ये लगता है कि आपके पास वो एमुनेशन पूरा नहीं है जिसकी वजह से आप टीम पे दबाव डाल सकें।
बैटिंग अब अच्छी कर लोगे 170 as Cap said it, छोटे रन्स नहीं है। पाकिस्तान ने 150 में फंसाया हुआ है भाई, पाकिस्तान ने भी आपको फंसाया हुआ है इस रन्सों पे। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉलिंग ठीक है ना। तो अब देखिए ना, यहाँ पे पार स्कोर जो था 150 160 इससे ऊपर नहीं जा रहा। तो टीमों ने डिफेंड किया, किससे किया डिफेंड? बॉलिंग से। तो यहाँ पे भी आपको बॉलिंग से डिफेंड करना पड़ेगा। तो आई एम सॉरी टू से दिस, मेलबर्न जैसी विकेटें आपको रोज तो नहीं मिलेंगी ना। आप मेलबर्न जैसी विकेटें आपको सीम भी मिले, आपको बाउंस भी मिले, वहां पे आप मजे से बॉलिंग भी करें। अगेन आई वुड से दिस, यू गो बैक ऑन ड्राइंग बोर्ड। अगर राहुल ड्रेविड की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो ठीक आइडेंटिफाई कर रहे थे। अब इसको एड्रेस करें। आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, अब एड्रेस करने का मामला है कि एड्रेस कैसे करते हैं। और वो जो एड्रेस करेंगे इस प्रॉब्लम को, हमें नजर आना चाहिए कि यार कि 2 महीनों के अंदर ये मामला उनको ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए उनको भी रूथलेस होना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से दिस कि आपको अपनी सिलेक्शन में भी रूथलेस होना पड़ेगा। ये नहीं है तरीका कि आपने अपनी मर्जी से एज अ फिगर आइकॉन हो के अपनी टीम चुन ली। ये चौधराहट वाला सिस्टम ना आप खत्म करें। अब आप यूनिट बनने की कोशिश करें कि एक बहुत बड़ा स्टार है वो अपनी मर्जी से कोच रख लेगा। नहीं, गलत है। अपनी मर्जी से रख लेगा टीम, नहीं, गलत है। ये हमारे सबकॉन्टिनेंट में प्रॉब्लम होता है कि यार अपना सीट पे बैठा हूं, अब मैं शोएब रजनीश है, यार ऐसे नहीं होता भाई। अब आपको टीम के साथ चलना पड़ता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कोच आपका इंप्लीमेंट करके देता है आने वाली सीरीज में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो अग्रेशन आपकी बॉलिंग में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका सेटल्ड यूनिट नजर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट अग्रेशन नीड्स टू बी सीन एज अ रूथलेस यूनिट। कैफू, उन्होंने दो बातों पे मैं आपका कमेंट चाहती हूँ। एक तो उन्होंने वर्ड यूज किया रूथलेस। थिंक टैंक, मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स, रूथलेस होना पड़ेगा। बड़े डिसीजंस की बात वो वहां पर कर रहे हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने एक वर्ड्स जो यूज किए, जो चौधराहट वाला सिस्टम है, इसे खत्म करना पड़ेगा। नहीं, और मैं चाहता हूँ रोहित शर्मा भी थोड़ा सा इस टूर्नामेंट से सीख लेके आए कि यहाँ से आप अगला वर्ल्ड कप जो आने वाला है, टीम के साथ सारे मैच खेलें, टीम के साथ टाइम स्पेंड करें। आप बताएं, आप समझे कि हमारा बेस्ट 11 कौन होने वाला है जो वर्ल्ड कप अभी अगला वर्ल्ड कप जो आएगा। तो कप्तान तो रोहित शर्मा ही रहेंगे ना। तो ये कई बार देखा है कि अभी ब्रेक ले लिया, कभी विराट कोहली ब्रेक ले गया। अभी देखिए न्यूजीलैंड टीम जा रही, वहाँ रोहित शर्मा नहीं खेलने जा रहे। मैं तो ये मानता हूँ कि आपको फिर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप थकोगे, ट्रैवल करोगे, टीम के साथ घूमोगे, आपको पता चलेगा प्लेयर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में। आप ना फिर ट्रायल मेथड पर जाओगे, ट्रायल पे देखते हैं, शायद होप करते अच्छा कर जाए। ये नहीं, आपने ट्रायल इतना कर लिया होता है पहले से उसको कि बड़े मैच रेडी है वो। तो रोहित शर्मा से यही उम्मीद करूँगा कि आने वाले जितने मैचेस हैं यहाँ से वर्ल्ड कप तक खेलें, टाइम बिताएं प्लेयर के साथ, उनके बारे में समझे कि बड़े दबाव वाले मैच में कौन फ्लॉप रहता है, कौन निखर के आता है। वो सब कैरेक्टर समझना पड़ेगा। कप्तान का बहुत बड़ा दायित्व है। आपने धोनी की बार बार हम बात क्यों करते हैं, धोनी ने कितनी बार अगेंस्ट इंग्लैंड स्पिन टू विन किया है, फास्ट बॉलिंग कराई नहीं, स्पिनर को लगा दिया, पार्ट टाइमर को लगा दिया। उनको पता भली बात है कि स्पिनर इंग्लैंड वाले नहीं खेल पाते। तो आज की मैच में मैं तो शायद 3 स्पिनर भी खिला सकता आज के मैच में, मैं एक फास्ट बॉलर ड्रॉप भी करता। ये धोनी की थिंकिंग थी। जब भी धोनी कप्तान थे, उन्होंने इंग्लैंड को कई बार हराया है। स्पिन टू विन, चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में स्पिन टू विन, जडेजा, अश्विन, पार्ट टाइमर आ जाओ, कोई भी लगाया है। युवराज सिंह को बॉलिंग कराई है, रैना बॉलिंग करते थे उनके कप्तानी में, किधर ज्यादा बॉलिंग करते हैं कप्तानी में। तो धोनी से सीख जो लेनी चाहिए रोहित शर्मा को, ये है कि अगेंस्ट इंग्लैंड जो स्पिन अच्छा नहीं खेलता, उसके खिलाफ हम तेज बॉलिंग क्यों कराए जा रहे हैं बार बार कि हम पेस दें आप बढ़ के मारो, हम पेस दें आप बढ़ के मारो। वो उनकी ताकत है। अब ये सवाल होगा, ये धोनी की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी या ये बेसिक्स को लेकर इग्नोरेंस जो द्रविड़ का बयान आया कि फेजेस हार गए, ये टेस्ट मैच नहीं है बॉस, फेजेस नहीं हारते आप। तो इसमें अटैकिंग ही खेलना है। फर्स्ट बॉल से 20 ओवर तक आपको अटैकिंग ही खेलना है। यहाँ कुछ नहीं कि ना, टेस्ट मैच नहीं कि आप स्विमिंग कंडीशन है, एक फेज हम हार गए, अब हम सर्वाइव करके एक फेज निकालते हैं। नहीं, 20 ओवर में टाइम ही नहीं है, 1.5 घंटे 90 मिनट मिलते हैं आपको बैटिंग करने के लिए। तो आपको पहली बॉल से अटैकिंग, लास्ट तक अटैकिंग, बॉलिंग करने जाए वहां अटैकिंग, लेग स्पिनर लाओ वहां अटैकिंग, स्लिप लगाओ, आउट आउट आउट, विकेट मारना है। पूरे दुनिया में लेग स्पिनर के चर्चे हैं, रशीद खान, आदिल रशीद, आप नाम लीजिए, हर टीम लेग स्पिनर है, हर टीम में लेग स्पिनर खेलता है। ये
ट्रेंड चला हुआ है कि शॉर्टर फॉर्मेट में लेग स्पिनर, अब अगर आप आईसीसी रैंकिंग देखिए आप, वहां स्पिनर की भरमार है, सारे लेग स्पिनर पड़े हैं, टॉप 1 से टॉप 8 तक कम से कम 6-7 लेग स्पिनर आपको मिलेंगे जो बेस्ट बॉलिंग करते हैं इस फॉर्मेट में। और हमारे पास 2 वर्ल्ड कप हो गया, हमने एक भी मैच लेग स्पिनर को नहीं खिलाया। यूएई की बात कर लो और यहाँ की बात कर लो। शोएब भाई, यहाँ पर एक सवाल रोहित शर्मा को लेकर है। अभी कैफू ने कहा कि मुझे लगता है रोहित शर्मा को न्यूजीलैंड जाना चाहिए था, टीम के साथ ट्रैवल करना चाहिए था। हमारी और आपके बीच जो लास्ट बातचीत हुई थी, आपने ये कहा था कि अब वक्त आ गया है नए कप्तान का। तो आप चाहेंगे कि रोहित शर्मा के साथ टीम इंडिया जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है तब तक कंटिन्यू करे, या आपको लगता है कि नहीं, उन्हें ये जो कांटों का ताज है इससे रिलीज कर देना चाहिए? और हमने देखा है कि बैट्समैन कैसे फ्लरिश करते हैं, विराट कोहली उसका काफी बुलंद एग्जाम्पल है। ठीक कह रहे हैं, प्राइम एग्जाम्पल है। देखिए, फिर मैं वही कहूंगा कि वाज ही रेडी फॉर द कैप्टनसी? मुझे इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया कि वाज ही रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही वांटेड टू बी अ कैप्टन, वी न्यू दैट। कैफ को, मुझे, आपको, सबको सारी चीजें पता, हम सारी चीजें टीवी पे नहीं कह सकते। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे चीजें सारी तब्दील हुई और उसके बाद क्या हुआ। लेकिन देखें, कप्तानी कोई आसान काम नहीं है। ये कोई ऐसा काम नहीं कि जैसे आपने वॉक इन कर लिया। यू हैव टू लिव एंड ब्रीथ एंड यू आल्सो हैव टू सैक्रिफाइस योर फैमिली लाइफ। Once you become a captain of India, then you have to sacrifice almost everything that you have. वो कुछ भी है। तो इसलिए कैफ ठीक कह रहे हैं, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको टीम बिल्ड करनी चाहिए। अगर he wants to be remembered the greatest captain ever, then he has to work with the team and he has to build a team along with the management, along with the BCCI. जब तक वो नहीं करेंगे और जब तक वो, देखिए, मुझे वो डिप्रेस भी लगे, मुझे वो थोड़े घुमे हुए भी लगे, थोड़े ऑफ भी लगे, बैटिंग में वो नजर आया उनका कि वो मुझे ठीक नहीं लग रहे। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ उनको, और वो एक बड़ा प्लेयर जाया हो रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कप्तानी उसका फायदा क्या दे रही है। और दूसरा, अगर कैफ की बात को ही लिया जाए तो देखिए ना, आप बहुत ज्यादा मेहनत करके सेमीफाइनल पे नहीं आए थे। आपको तो यही 2 मैच टफ खेलने थे ना, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल। तो एक पाकिस्तान से आपने जीत लिया था, दूसरा आपने सेमीफाइनल और फाइनल खेलना था। देखिए, दूसरा ये बात कहना, जब आप कप्तान बन जाते हो तो फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ क्रेडिट सारा आप लेके जाते हो। फिर उसके बाद जब क्रिटिसिज्म आता है ना, फिर आप ये नहीं कहते कि क्रिटिसिज्म वो उसने गलत किया था। ना 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 ना, क्रिटिसिज्म भी आप पे ही है। फिर आप जब क्रेडिट लेके जा रहे हो ना, जब तो कह दो यार मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ लर्निंग, ये कह दो आई एम लर्निंग, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, चलो ठीक है। बट भाई, जब आप कहते हो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 10 अदर गाइज अलोंग विद द मैनेजमेंट। फिर आप ब्लेम लेते हो, फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करने आते हो, फिर आप हाथ खड़ा करते हो, यार ये मैंने गलत किया है, ये मुझसे गलतियां हुई, मैं मानता हूं इसको और इसको मैं ठीक करूंगा, फिक्स करूंगा। आप क्रेडिट लेने तो आ जाओगे, लेकिन इस हार का क्रिटिसिज्म कौन लेगा? दूसरी बात यह है कि मुझे रोहित शर्मा एज अ कैप्टन कंटिन्यूशन, ऑनेस्टली मुझसे दिल की बात पूछते हैं, मुझसे निकल ही जाएगी। वो बेसिकली वो रिटायरमेंट के पास है T20 के फॉर्मेट से। तो आप तो कंटिन्यूशन की बात कर रहे हैं, मुझे तो रिटायरमेंट के चक्कर में लग रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं, देखें, 3 साल, तकरीबन 2.5 साल विराट कोहली को लग गया अपने आप को समझाते हुए कि यार ठीक है, कप्तानी चली गई है, अब मैं इस फेज से बाहर आता हूं। फिर भी उसने छुट्टियां ली, ये किया, वो किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। फिर कहीं जाके लकीली पाकिस्तान विराट कोहली के आगे फंस गया। वो एक नॉक मिला, उससे उसने अपना चार्ज वापस लिया। आज वो अपने अच्छे जोन में है। शायद उस वक्त लगता था उसको उसके साथ ज्यादती हुई, उसे कप्तानी से हटाया, उसकी मैनेजमेंट को हटा दिया, लगा उसको, लेकिन आज वो अच्छे स्पेस में बैठा हुआ है। तो सम टाइम चीजें खोना जिंदगी में अच्छा भी होता है, हम उस वक्त समझ नहीं पाते। बट आई थिंक फॉर रोहित शर्मा, आई थिंक इट्स बिट टू मच टू आस्क फ्रॉम हिम। ठीक है, आप कह रहे हैं कि टू मच टू आस्क फ्रॉम हिम फ्रॉम व्हेन इट कम्स टू रोहित शर्मा, लेकिन फैंस आज बहुत ज्यादा मायूस हुए, निराश हुए। सुनिए।
प्लेट पे रख के गिफ्ट दे दिया, ये लो भाई। कोई फाइटिंग नहीं है, कोई ट्राइंग नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं। ऐसे लग रहा है कि ये तो हम लोग रोज का काम है भाई, कल जीत लेंगे, आगे परसों। भाई आईसीसी का टूर्नामेंट है, जीतो। एक फाइट तो एक विकेट भी नहीं लिया इनसे, एक विकेट नहीं लिया गया। अर्शदीप, शामी, बुमराह सारे फेल हो गए। अश्विन, अक्षर, पांड्या, चलो पांड्या को तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, पांड्या की वजह से तो इतने रन बने, मगर यार एक विकेट तो ले लेते यार, कम ऑन यार, फाइट तो देते यार। क्या कर रहा है रोहित शर्मा? राना बॉल खेल रहा है। अक्षर पटेल क्या करने आया है? क्या इनका काम क्या है यार? इतना दिल दुख रहा है। क्रूशियल मैचेस में टॉप ऑर्डर फेल, हर बार क्रूशियल मैचेस में टॉप ऑर्डर फेल। हार जीत चलती रहती है, लेकिन आप एक फाइट बैक तो करो। एक फाइट भी नहीं, एक विकेट नहीं लिया गया। एटलीस्ट कुछ विकेट्स आते तो हम सोचते कि चलो मतलब कुछ चेस करा हमने, बट ऐसा चेस। आईपीएल वर्सेस इंटरनेशनल जो क्रिकेट है ये बंद होना चाहिए। एटलीस्ट जो गाइस डिजर्व करते हैं खेलने के लिए उनको आगे मौका मिलना चाहिए। केएल राहुल है, उन्होंने क्या किया? पूरे वर्ल्ड कप में सारी टीमों का लेग स्पिनर का जादू चला है। क्या हमारा जोगिंदर चहल पानी पिलाने के लिए था क्या? उसको क्यों नहीं खिलाया गया? इंडिया टीम के पास प्लान बी और प्लान सी था ही नहीं, बिकॉज जब अटैक किया इंग्लैंड ने तो उनके पास बॉलिंग, वो सेम बॉलिंग कर रहे थे, जो पिट रहे थे वही सेम बॉलिंग हो रही थी बार बार। तो फैंस उनके इंटरेस्टिंग टेक्स होते हैं, कई इंटरेस्टिंग कमेंट्स वो करते हैं, और एक कमेंट था जिस पर मैं और कैफू दोनों ही हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि यशी चहल क्या वहाँ पर पानी पिलाने के लिए आप लेकर गए थे? तो गुस्सा है एक तरफ, लेकिन हाँ स्ट्रेटेजिक जो डिसीजंस होते हैं स्ट्रेटेजी वाइज, प्लेइंग 11, बहुत कुछ इस T20 वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 को लेकर कई सारे सवाल सिलेक्शन को लेकर है। कैफू सिलेक्शन की बात कर लीजिए, देखिए मेरे ख्याल से जब पहला मैच खेले भारत अगेंस्ट पाकिस्तान तो मेलबर्न में मैच था, और अगेंस्ट पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत शानदार थी। वो ग्रीन टॉप पिच था और बाउंसी पिच था, ठंडा वेदर था। मैं समझ सकता हूँ वहाँ भारत ने चहल को नहीं खिलाया, थिंकिंग कि यार हमें बैटिंग में डेप्थ चाहिए, हमें अक्षर पटेल भी चाहिए, हमें अश्विन भी चाहिए। अश्विन का काम आया, लास्ट बॉल पे हिट मारी। पर जब टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, जब बल्लेबाज फॉर्म में आते हैं और जब फ्लैट पिच से पहुँचते हो, आज फ्लैट पिच था, तो आप गेंदबाजी और मजबूत करते हो। आप बल्लेबाजी में सेक्रीफाइस, कुर्बानियाँ दे दो क्योंकि फ्लैट पिच है, पर आपके पास बॉलिंग में ऑप्शन होना चाहिए। जहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चहल की कमी खली। अक्षर पटेल जो पहला मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान, एक ओवर में 21 रन गए थे, उसके बाद वो उभर नहीं पाए, उसके बाद से कम बैक नहीं कर पाया। उनको ऑफकोर्स थोड़ा अच्छे गेंदबाजी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेले, उनका बस वो स्किल नहीं है, जो काबिलियत नहीं, बॉल टर्न नहीं कराते, वो बॉल का अंदर लाते हैं, बार बार सीधी बॉल आती है। तो अक्षर पटेल पे क्यों बेट किया बतौर ऑलराउंडर कि हाँ भाई बैटिंग कर लेगा। सो बिट्स एंड पीसेस वहाँ भी चले गए। रोहित शर्मा अश्विन के पीछे गया कि हाँ ये ना 8वें नंबर पे बैटिंग कर लेगा। अश्विन की बॉल वहाँ इतनी टर्न नहीं हुई है, ऑस्ट्रेलिया में इतना सक्सेस नहीं मिला है। जो 2 प्लेयर को खिलाने के चक्कर में आपने एक बड़े प्लेयर की कुर्बानी दी है, वो है युजवेंद्र चहल, विकेट टेकर जेन्युइन अगेंस्ट इंग्लैंड, वो काम आते। अक्षर पटेल, अश्विन के चक्कर में आपने एक बल्लेबाजी बढ़ाने के चक्कर में एक गेंदबाज को नहीं खिलाया। ओवरऑल और पर इंग्लैंड की मैं थोड़ा तारीफ भी करूंगा कि जिस तरह से अटैक किया, इसके लिए गेंदबाज तैयार नहीं थे। ये जो वर्ल्ड कप जो गया है, ये गेंदबाजों के लिए अच्छा वर्ल्ड कप था, पर जिस तरह से बटलर ने पहले ओवर में 3 चौका मारा, एलेक्स हेल आके सामने छक्का मारने लगे, तो लगा कि भाई ये तो हम इस वर्ल्ड कप में इस तरह से बर्ताव हमने देखा ही नहीं बतौर बल्लेबाजों से इस वर्ल्ड कप में। तो वो थोड़ा सा वहाँ शॉकिंग था, वहाँ से उभर नहीं पाए। मोमेंटम मिल गया इंग्लैंड को, लास्ट तक खेले, मैच जिता के लेगा। 10 विकेट से बहुत शर्मनाक हार, 10 विकेट से बहुत ही शर्मनाक हार। और यहाँ पर शोएब, अगर आपसे मैं पूछूं, ये जो प्लेइंग 11 आज आपने मैदान में देखी, इस प्लेइंग 11 में से कितने प्लेयर्स को, ये मैं आपसे भी पूछूंगी कि ये जो प्लेयर्स 11 प्लेइंग 11 आपने प्लेइंग 11 आज जो आपने देखी है इंग्लैंड के खिलाफ, इनमें से कितने प्लेयर्स को आप फ्यूचर में देखते हैं इंडियन क्रिकेट? ये तो ज्यादती हो जाएगी ये बात करना। देखिए सारे हमारे क्रिकेटर्स दोस्त हैं, भाई हैं। मैं किसी को ये थोड़ा कह सकता हूँ कि यार आपको इसको बाहर निकाल दो, उसको बाहर निकाल। हम तज्जिया करने आए हैं, हम अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने आए हैं, हम सिलेक्शन करने नहीं आए। लेकिन मुझे फ्यूचर में ज्यादा लोग इस टीम में नजर आ नहीं रहे वैसे, और बड़ा रैपिडली चेंजेस करेगी हिंदुस्तान, और थोड़ा स्टिफ स्टांस के साथ बीसीसीआई इस मैटर को एड्रेस करेगी। इंडिया का द वे ऑफ द प्लेइंग क्रिकेट। आई थिंक मुझे जो अफसोस, बार बार मैं ये चीज लफ्ज कह रहा हूँ, अफसोस ये हो कि इंडिया की तरफ से कोई मुझे लड़ाई नजर नहीं आई।
So this approach needs to be changed. दूसरा, जब आप बात करते हो ना लीडरशिप की, लीडरशिप तो शोएब के साथ संपर्क इस वक्त हमारा टूट गया। कैफू नहीं, इतना बदलाव की आवश्यकता नहीं है। प्लेयर्स ज़्यादातर यही खेलने वाले हैं। देखिए अभी एक साल के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है। राहुल द्रविड़ के पास बहुत ज़्यादा और भार बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा कि ये इनका एक फ्लॉप शो था वर्ल्ड कप में, तो दबाव बढ़ता जाएगा। जैसे आप काम करते रहेंगे दबाव बढ़ता होगा जीतने का, ट्रॉफी जीतने का, आईसीसी इवेंट जीतने का। तो अभी देखिए 8-10 महीने बच्चे यहाँ से आप तैयारी करें ओडीआई वर्ल्ड कप की। और मैं इतने बदलाव नहीं देखता। देखिए केएल राहुल आपके तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, सूर्यकुमार यादव आजकल 2 फॉर्मेट खेलते हैं। मुझे लगता है सूर्यकुमार यादव अब टेस्ट मैच में भी उनका नाम आएगा। जिस तरह से खेले यहाँ उनको टेस्ट मैच भी आप पिक करेंगे, तीनों फॉर्मेट के प्लेयर वो बन जाएंगे। शमी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, ऑलमोस्ट तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। अर्शदीप सिंह भी उनको ग्राफ ऊपर गया है। तो यही सब प्लेयर होंगे, कोर टीम यही होगी। इतना बड़ा पैनिक में बदलाव नहीं करना चाहिए। और उस लिहाज से मैं मानता हूँ कि द्रविड़ और रोहित शर्मा थोड़ा से काम कंपोज एक इंसान है, ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। हाँ, गलतियाँ जो हुई वो सीखना होगा, उससे आगे बढ़ना होगा। कुछ महीनों के बाद अभी बहुत सारे मैचेस, न्यूजीलैंड का टूर है, फिर लगातार क्रिकेट होने वाली है। उस सदमे में ऐसा ना हो कि जो बायलैटरल लगातार जीत रहे उसमें भी हारने लगे, फिर आपको प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ जाए, फिर आप नए प्लेयर को लाओ, फिर उसको फिर ग्रूम करो वर्ल्ड कप तक, तो वो प्रोसेस में ना जाए। हाँ, कुछ प्लेयर की आवश्यकता होती है, वहाँ फाइन ट्यून कर सकते हैं। पर ये स्क्वाड में जो 15 का स्क्वाड गया है, ये बेस्ट स्क्वाड था। बुमराह इंजर्ड थे, जडेजा इंजर्ड थे, उनका कमी खली, बिल्कुल सही बात है। अगर जडेजा होते तो फिर वो खेल रहे होते, अक्षर पटेल नहीं खेलते। उनके पास स्पिन का एक्सपीरियंस है और ऑस्ट्रेलिया में खेले कई बार, बल्लेबाजी भी करते हैं। तो वो एक उनकी कमी खली, बुमराह की कमी खली। पर ज़्यादातर स्क्वाड यही होने वाला है। यही प्लेयर्स को बोलना पड़ेगा। आज जब मीटिंग करें मैच के बाद तो ये बोले कि बॉस खराब खेले, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, कोई बात नहीं, पर आप ही हमारे प्लेयर हो जो भविष्य के प्लेयर हो। ये द्रविड़ को आज करना होगा कि जाके कंधे पे हाथ डाले प्लेयर्स के, उनका कंधा डाउन ना हो कि अभी न्यूजीलैंड खेलना है, लगातार मैचेस आने वाले हैं, फिर वर्ल्ड कप आने वाला है इंडिया में अक्टूबर में। वो फोकस होना चाहिए, उसकी तैयारी आज से, अभी से वो मीटिंग में होनी चाहिए कि भाई प्यार से हाथ डाल के गले में, कोई बात नहीं, हार गए, खराब खेले, लेट्स मूव ऑन। आपने अभी कहा द्रविड़ को आज ये करना पड़ेगा कि प्लेयर्स के गले में हाथ डाल के। शोएब अख्तर इसके साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि हम मैथ्यू हेडन की बात कर रहे हैं और पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में एक्चुअली मैथ्यू हेडन ने यही किया और नतीजा आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जहां खड़ा है। और मुझे याद है उन्होंने जो लास्ट ड्रेसिंग रूम में टॉक दिया था उसमें उन्होंने कहा कि ये लोग सोच रहे थे दे हैव गॉट रिड ऑफ अस, एक्चुअली नोबडी कैन गेट रिड ऑफ अस। तो ये मोटिवेशन आज टीम इंडिया को भी चाहिए। शोएब आपने शायद खुद को म्यूट किया हुआ है, आप खुद को अनम्यूट कर लें। जी सॉरी, अगर आप बात माइंडसेट की बात करें ना, वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट पाकिस्तानियों के दिमागों में डाल रहा है और इसीलिए डाल रहे हैं। हमने कोशिश भी की और हमने सारों ने एक बात पे इत्तेफाक भी किया कि कोचेस ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के लाए जाएं, जो अग्रेशन पे बिलीव करें, जो पार्टनरशिप पे बिलीव करें, जो यूनिट पे बिलीव करें, जो एक साथ जीतने पे बिलीव करें या एक साथ डूबने में यकीन रखें। सो मैथ्यू हेडन आई थिंक प्लेड अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट। वो लेके जाके उनको बच्चों को अकेले प्रैक्टिस भी कराता रहा है, उनकी काउंसलिंग भी करता रहा है, फिर उनको ये बताता भी रहा है। क्योंकि देखिए जब बड़ा प्लेयर होता है जैसे केएल राहुल है, बड़ा इजी टू पॉइंट आउट, यार ये क्या तुम खेल रहे हो भाई, इसको निकालो भाई। लेकिन केएल राहुल पे इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, केएल राहुल पे कोई 6-7 साल से इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, आईपीएल की, इंडिया की, हिंदुस्तान टीम की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। आज उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं, तो ये जायज तरीका नहीं है। लेकिन मैथ्यू हेडन आई थिंक हैज प्लेड अ वेरी क्रूशियल पार्ट टू बिकम अ बेटर टीम एज अ यूनिट। ठीक, तो ये उम्मीद है, सॉरी मैंने इतनी बार आपको रोकने की कोशिश की क्योंकि थोड़ी देर पहले हम प्रेशर की बात कर रहे थे, मुझ पर भी लगातार प्रेशर है ब्रेक लेने का। तो आई विल से थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू कि इतना क्लोजली इस पूरे गेम को हमारे दर्शकों को इतनी सरल भाषा में, साधारण भाषा में आप दोनों ने एक्सप्लेन किया। थैंक यू शोएब भाई, थैंक यू कैफू, इट वॉज अ प्लेजर टू डू दिस शो विद यू गाइस, थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे लेकिन इस उम्मीद के साथ और इस वादे के साथ ये टीम जो है इसमें बहुत पोटेंशियल है और जब अगले टूर्नामेंट का आगाज होगा तो ये टीम पूरे जोश और उत्साह के साथ कम बैक करेगी इस स्पेशल पॉडकास्ट में।